डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का। डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे, जो प्लैंक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने कहा कि लाइट, क्योंकि उसने स्टडी किया था लाइट को, उसने कहा कि जो लाइट होती है उसकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर मीन्स प्लैंक ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, जिस तरह एक पार्टिकल बिहेव करता है, और लाइट जो है वो साथ साथ वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो प्लैंक ने कहा कि लाइट की तो डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी बिहेव कर रही है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है। अब जो स्टेटमेंट प्लैंक ने लाइट के लिए दी थी, उससे मिलती जुलती ही एक स्टेटमेंट जो थी वो 1924 में लिविस डी ब्रॉगले नामी एक साइंटिस्ट ने दी। लिविस डी ब्रॉगले साइंटिस्ट का नेम है बेटे। 1924 में उसने यही स्टेटमेंट जो लाइट के लिए प्लैंक ने दी थी, उसने मैटर के लिए दी। उसने कहा कि मैटर भी डुअल नेचर रखता है। मैटर की भी दो तरह की नेचर होती है। मैटर वेव लाइक भी बिहेव करता है और मैटर पार्टिकल लाइक भी बिहेव करता है। इसकी डुअल नेचर है। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस था। इसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस था जो कि डी ब्रॉगली दे रहा था। वो कह रहा था कि मैटर, अब हमें तो ऐसा नहीं लग रहा होता ना, आप ज़रा खुद से सपोज करो एक मूविंग कार है और वो कार तो हमें पार्टिकल बिहेव करती हुई लग रही है, हमें लग रहा है कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, हमें तो नहीं वो वेव की तरह लग रही होती। क्योंकि नॉर्मली हमारे जहन में जो वेव बैठी होती है वो इस तरह की मूवमेंट बैठी होती है। तो हमें लग रहा है भाई कार कहाँ वेव की तरह मूव कर रही है, अगर हम चल रहे हैं हम कहाँ वेव की तरह मूव कर रहे हैं, हम तो पार्टिकल की तरह मूव कर रहे हैं। तो अब ये बात ना समझ में नहीं आ रही है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली करें तो बात कुछ समझ में नहीं बैठ रही कि हर मैटर कैसे, चलो स्मॉलर पार्टिकल पे तो होता है अप्लाई, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमें तो नहीं ऐसा लग रहा। अब अपना जो हाइपोथेसिस था उसको उसने प्रूव भी करना था डी ब्रॉगले ने, और उसने इसको प्रूव किया मैथमेटिकली। डी ब्रॉगले ने अपने इस हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए एक रिलेशनशिप दिया। रिलेशनशिप था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब यहाँ पर लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा हम जानते हैं कि लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है। एच क्या चीज़ है? एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एम जो है वो मैस है पार्टिकल का या मैटर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। वी इज़ द वेलोसिटी। और एक और चीज़ मैंने जब प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी कैथोड रेज़ की, तो वहाँ पर हमने ज़िक्र किया था कि ये जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। हमने ये बात पढ़ी थी। और इसके साथ एक और बात को लिंक किया था कि किसी भी पार्टिकल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मैटर में अगर मोमेंटम मौजूद है तो मोमेंटम उसकी पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? उसकी पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि जो वेवलेंथ है ये उसकी वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो असल में ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया डी ब्रॉगली ने, उसने इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप में दो ऐसी चीज़ें रख दी जो कि वेव नेचर को भी एक्सप्लेन कर रही हैं और पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन कर रही, यानी दोनों के दोनों मौजूद हैं। अब ये एक्सप्रेशन जो था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये उसने ड्राइव कैसे किया, हम ये देखते हैं इसकी डेरिवेशन के बारे में। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए उसने दो इक्वेशंस का सहारा लिया। एक थी हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन बड़ी फेमस है। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है हमारे पास? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। फिर हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करें, इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर।
अब ये जो हमारे पास न्यू है जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है c ओवर लैम्डा के। तो इस इक्वेशन में हम फ्रीक्वेंसी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी h इंटू सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब देखें ये वाला जो c है ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बच जाएगा h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। हमें लैम्डा इस साइड पर लेकर आना है क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं। हम लैम्डा को यहाँ ले जाएंगे, एम सी को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम सी। अब c जो होता है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को। तो लाजमी तो नहीं है कि हम लाइट को स्टडी करें, हम तो यहाँ पर किसी भी मैटर को स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर सकते हैं, प्रोटॉन को स्टडी कर सकते हैं। तो हम इस c को रिप्लेस कर देते हैं h ओवर एम वी से। तो देखें वही रिलेशन हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से ड्राइव किया था डी ब्रॉगली ने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। अब हम आगे चलते हैं। अब उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ भी तो करना है कि क्या वाकई ये डुअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है कि मैटर की डुअल नेचर होती है। तो हम इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। h प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁴ जॉल सेकेंड हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है वेलोसिटी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में मूव कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तो पहले शेल को हम के शेल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसलिए हमने ये वैल्यू पुट की है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.626 है और इसका इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। उसके अलावा जो हमारे पास वेलोसिटी है वो है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है 0.33 नैनोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो जाएगा 0.33 नैनो इक्वल होता है 10⁻⁹ के, तो ये हो जाएगा मीटर्स में। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो वेवलेंथ आई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, ये वेवलेंथ कंपेरेबल वेवलेंथ है एक्सरेज की वेवलेंथ से। ये बात मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ कि अगर दो वेवलेंथ कंपेरेबल हों तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब चूंकि एक्सरे की वेवलेंथ इसके साथ कंपेरेबल है तो हम एक्सरेज के ज़रिए से इस वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। हम कहेंगे कि मेजरेबल वेवलेंथ है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटॉन की तरफ। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की हम सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, हम लोगों ने प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ में पीछे पढ़ा कि ये जो प्रोटॉन होता है उसका मैस 1836 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन के मैस से। अब अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखूं तो वेवलेंथ और मैस एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन का मैस जो है वो 1836 टाइम्स हैवियर है। अगर मैस ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैस ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन की वेवलेंथ होती है वो 1836 टाइम स्मॉलर होती है। किससे स्मॉलर होती है, देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉल। इसका मतलब कि मैटर का, कोई भी मैटर पार्टिकल है, उसका जितना मैस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? स्मॉल होती जाएगी। अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन का मैस प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है। फोटोन का मैस 7344 टाइम्स ग्रेटर होता है देन इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखें, अगर फोटोन का मैस इतने टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, अगर मैस ग्रेटर है तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट। कितनी शॉर्ट होगी? जितना मैस ज़्यादा होगा उतने टाइम वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 7344 टाइम क्या होगी? शॉर्टर होगी। आप स्मॉलर लिख लें या शॉर्टर लिख लें, किससे होगी? देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये बात आपको यकीनन समझ आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर है, प्रोटॉन उससे हैवियर है, फोटोन उससे हैवियर है। जितना पार्टिकल हैवियर होता जा रहा है उतनी वेवलेंथ क्या होती जा रही है? स्मॉल। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टोन के ऊपर। हम एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं एक स्टोन की। अब अगर हम स्टोन की बात करें, एक छोटा सा स्टोन है, लेट्स वो स्मॉल स्टोन है, जिसका मैस जो है वो हमें 1 ग्राम दिया गया है। हम यही वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब यही वाला फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो अब ये देखें ज़रा कि हमने एच पुट किया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। फिर मैस, मैस हमारे पास कितना था? 1 ग्राम। हमने वैल्यू पुट करनी होती है किलोग्राम में, तो हमने ग्राम को किस में चेंज किया? किलोग्राम में चेंज किया। जब ग्राम को किलोग्राम में हम चेंज करेंगे, यूनिट को हम बड़ा कर रहे हैं, तो वैल्यू को हम क्या करेंगे? छोटा, और दिस इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ और लेट्स सपोज कि ये जो स्टोन है ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। तो आपने तमाम वैल्यूज पुट की, तो आपके पास वैल्यू आ गई 6.62 इंटू 10⁻32। अभी देखिए मीटर्स में ये -32 है, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हमारे पास आ